बच्चों, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम क्लास 8 का विषय विज्ञान का हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इस पार्ट के बारे में जानेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम दैनिक कार्यों के लिए कुछ संसाधन, कुछ वस्तुएं या सामग्री यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो सभी जो सामग्री होती हैं, जैसे कि आप जल हो जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये एक संसाधन है। वायु हो या कोई प्लास्टिक की वस्तु या कोई लोह की वस्तु या कोई मशीन है, जो भी आपके दिनचर्या के रूप में आप जो भी प्रयोग करते हैं, जो लेते हैं, यहाँ तक कि जो आपकी वायु है, आसपास का जो भी है, ये भी क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो ये भी आप क्या करते हैं, पूरे दैनिक कार्यों के लिए यूज करते हैं, सांस लेते हैं। और वायु में क्या होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं। इसी प्रकार से आप इन सभी का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध है। जैसे कि वायु, ठीक है, वायु है, जल है, ये क्या है, प्राकृतिक पदार्थ हैं, यानी प्रकृति के द्वारा है। इन्हें बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। जहां पर किसी, जैसे वायु है, जल है, इसको बनाने में अगर मनुष्य का कोई योगदान नहीं हो, उसने बनाया नहीं है, तो वो क्या, वो कहलाएगी, वो प्राकृतिक कहलाएगी। प्रकृति ने अपने आप या उत्पन्न होने वाली, तो हमने उसे क्या मान लिया है, प्राकृतिक मान लिया है। जबकि जो अप्राकृतिक किसे कहते हैं, जिसे मानव ने बनाया हो, कृत्रिम वस्तु, जैसे कि कोई प्लास्टिक की बाल्टी है या कोई मशीन है, जी कंप्यूटर है, जिसे जो भी मनुष्य ने जो वस्तुएं बनाई है, निर्मित की हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं या संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी मानव ने बहुत प्रयास करके या मानवीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे संसाधनों का निर्माण किया है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मानवीय संसाधन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वायु, जल और मृदा, जो मिट्टी है, वायु, जल और क्या है, मृदा, तो ये क्या है, ये है प्राकृतिक संसाधन, जिनका निर्माण ही किसने किया है, प्रकृति ने किया है। किसने किया है, प्रकृति ने किया है। तो इसीलिए उन्हें क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो बच्चों वायु, जल, मृदा, जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है, ठीक है, प्रकृति द्वारा हुआ है, तो इसीलिए इसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन्हें बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, जैसे कि कोई प्लास्टिक की वस्तु है या कहें कि मशीन है या बाल्टी है या मोटरसाइकिल है, भाई इसे बनाने में क्या है, मानव का योगदान है। ठीक है, ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। क्या संसाधन है, मानवीय संसाधन, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है, मानव के द्वारा हुआ है, मनुष्य के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझा हमने कि जिसका हम जो मनुष्य है वो दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं, वो क्या है, भाई वायु का भी करते हैं। भाई वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, हम जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जल है, जल पीते हैं। और मृदा, मिट्टी है, मिट्टी से हमें अन्न मिलता है। हम बहुत सारे फल फ्रूट जो भी आप खाते हो, वो सभी क्या है, पेड़ों से मिलता है। या आप फसल उगाकर, तो फसल कहाँ पर उगाते हैं, पेड़ कहाँ उगाते हैं, मृदा में उगाते हो, मिट्टी में उगाते हो, तो क्या है, ये भी, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा ये क्या है, मशीन और बाल्टी है, मोटरसाइकिल है, या जो भी संसाधन है जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, उनके मानवीय प्रयासों के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप जान लें कि इनके बारे में आप लिख सकते हो कि मशीन, बाल्टी, मोटरसाइकिल आदि कृत्रिम वस्तुएं जो मानवीय प्रयासों से बनती हैं,
उन्हें मानवीय संसाधन, उन्हें उन वस्तुओं को, उन संसाधनों को मानवीय संसाधन कहते हैं। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, आगे जाते हैं। इसमें है प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर ये प्राकृतिक संसाधन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनको हमने किस भागों में बांट लिया भाई? 2 भागों में बांट लिया। तो इन 2 भागों में कौन कौन से में बांटे, इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन बच्चों इसके बारे में ही है कि ये इसे हमने 2 भागों में बांटा है। भाई वो कौन से 2 भाग है? तो हम भी 2 भाग कर लेते हैं। पहले में आप लिखो अक्षय प्राप्ति, अक्षय प्राप्ति, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और दूसरा क्या है? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले, खत्म होने वाले, लुप्त होने वाले, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, बांटा है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा है? तो पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इन 2 भागों में हमने इसे क्या करा है? बांटा है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये क्या है? असीमित मात्रा में है, यानी इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा मतलब वो कभी खत्म नहीं होगी, या असीमित है, जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो तो उसे कहते हैं असीमित। तो वो क्या है? वो है अक्षय प्राप्ति। आपको अच्छे से याद रखना, जो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखो कि ये संसाधन, ये संसाधन क्या होते हैं? असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं या उपस्थित होते हैं। ये संसाधन प्रकृति में असीमित या असीमित ही कर लो, असीमित मात्रा में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। असीमित मात्रा में, जिसकी कोई सीमा ना हो, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, और जितना आप यूज करते हो बढ़ता ही जाता है, या आपके यूज करने से वो खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, मानो उसका जितना यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तब भी वो चीज खत्म नहीं हो रही है। वो क्या है? असीमित है। यहाँ पे पहला पॉइंट देख लो कि भाई यहाँ पर क्या बता है? अक्षय, अक्षय क्या है? असीमित है। तो यहाँ पर जो दूसरा है, इसमें ये क्या होगा? असीमित होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो कि हमारे या मानव के मानव के उपयोग करने से क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जब आप उनका उपयोग करते हो, आप उसे कार्यों में काम लेते हैं, जो भी आप काम करते हो उनमें आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो क्या है? वो चीज धीरे 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 घटने लगती है, यानी खत्म होने लगती है, और एक दिन क्या है? पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो समाप्त होने वाले संसाधन हुए। ठीक है, तो ये संसाधन प्रकृति में क्या है? सीमित मात्रा में है, सीमित मात्रा में उपस्थित हैं।
अब दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर कि मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि भाई मानव चाहे कितना ही यूज कर ले तो ये खत्म होने वाला नहीं है। तो यानी मानवीय देखो मानवीय क्रियाकलापों यानी जो आप रोज के जो काम करते हैं, जितना आप काम करते हैं उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्रियाकलाप जो भी आप उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखो कि मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। समाप्त होने वाले क्या है? नहीं है। मानो चाहे अपने कितना भी उसको यूज ले ले, इस्तेमाल में ले ले, तो वो चीज खत्म होने वाली नहीं है। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर क्या है? इनमें लिखेंगे कि भाई मानवीय क्रियाकलापों से ये एक दिन खत्म हो जाएंगी चीज। तो मानवीय क्रियाकलापों या काम में लेने से, आप ये भी लिख सकते हैं काम में लेने से, ये संसाधन जो मनुष्य है काम में लेगा तो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखो कि अगर मानवीय क्रियाकलापों से के द्वारा समाप्त नहीं होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब इसका कोई उदाहरण बताइए कौन कौन से हैं? कि भाई एक तो है जो असीमित मात्रा, आप उसका कितना ही क्या कर लो, उपयोग कर लो, वो क्या है? सूर्य का प्रकाश। आप क्या करते हो? सूर्य का प्रकाश, जो आपको सूर्य दिख रहा है, इसका आप कितना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी क्या है? आपने इस्तेमाल किया फिर भी ये क्या है? खत्म नहीं हो रहा। तो इसे कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। जैसे इसका उदाहरण है जैसे सूर्य का प्रकाश और दूसरा क्या है? वायु। इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए इसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यहाँ पर ऐसे कौन से है? वन। वो आपने सुना होगा कि भाई वन कटे जा रहे हैं। वन क्या है? वन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वन काटे जा रहे हैं। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में वनों की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए कह रहे हैं वन काटे जा रहे हैं। तो वन अगर काटे जाएंगे तो क्या होंगे? एक दिन वन समाप्त तो हो जाएंगे। ठीक है, वन भी तो पेड़ों से ही बनते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वन कहाँ से होंगे? अब है वन्य जीवों का शिकार है, तो इनसे भी क्या है? वन्य जीव है, एक दिन धीरे धीरे क्या है? लुप्त हो जाएंगे। तो वन्य जीवों का भी क्या है? इसमें जो शिकार करने के लिए यहाँ पर करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। वनों की कटाई होगी तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो ये क्या है? समाप्त होने वाले खनिज। आगे है खनिज है, कोयला है। कोयला ऐसा तो नहीं है कि भाई मिनटों में बन गया और आपने इस्तेमाल कर लिया फिर बना लिया, तो नहीं बनता ना। क्या होता है भाई? इसको बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत लंबी अवधि लगती है, उसके बाद कोयला बनता है। अगर अब लुप्त हो गया तो ये बहुत सालों के बाद बनेगा। ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम, इसलिए तो कहते हैं इनका जो इस्तेमाल है वो बहुत जरूरत पड़ने पर या बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बहुत कम इस्तेमाल करो। और जरूरत पड़ने पर, जैसे कि पेट्रोलियम है, कहते हैं ना पेट्रोल हमारे सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा में यह है का मतलब है ये, इसमें हम बता सकते हैं कि इतना है, जिसके आप बता सकते हो कि इतना है, वो क्या है? एक दिन खत्म हो जाएगा। और जिसका आप बता ही नहीं सकते भाई कितना है, वो कब खत्म होगा, तो वो क्या है? असीमित है। यहाँ पर है प्राकृतिक गैस।
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 3 पॉइंट कराए हैं और तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आप रखोगे कि यहाँ पर ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है और ये संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद मानवीय क्रियाकलापों के मानव के यूज इस्तेमाल करने से क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ मानव के इस्तेमाल करने से ये जो संसाधन है, ठीक है, वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, असीमित मात्रा में है। क्या है, असीमित मात्रा में होने के कारण हम कह सकते हैं ये कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब कोयला, पेट्रोल, वन्य जीव, वन, इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। ये क्या है, सीमित है। और सीमित होने के कारण ये एक दिन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी खत्म हो जाने वाले, या कहें कि समाप्त हो जाने वाले संसाधन हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसमें हम आगे जानेंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जान लेते हैं कि इसका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। भाई आपने सुना होगा भी जीवाश्म, जीवाश्म किसे कहते हैं, वो जीव जो क्या हो गए हैं, मर गए हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं प्रकृति में जो क्या है, मर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। वो क्या कहलाए, जीवाश्म कहलाए। वो सजीव जीव जो जीते थे लेकिन क्या हो गए, फिर मर गए। मरने के बाद वो क्या कहेंगे, उनके अवशेषों क्या कहेंगे, भाई ये जीवाश्म है। ये क्या है, जीवाश्म है। इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब इसी के बारे में जान लेते हैं भाई जीवाश्म ईंधन की परिभाषा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि आप जानते हैं, ये ईंधनों का निर्माण या इन सभी ईंधनों का निर्माण जीवाश्मों से हुआ है। ठीक है, और जीवाश्म क्या है, सजीव जीव जिनके अवशेष होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, सजीव जीवों के अवशेषों को, जो क्या है, अब मृत अवस्था में, या कहें कि मरे हुए। और वो कौन कौन से हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा। देखिए जीवाश्म ईंधन, ईंधन का मतलब आप जानते होंगे भी, जिन्हें आप खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, लकड़ियां हैं इस्तेमाल करते हो, क्या बनता है, उससे खाना बनता है। तो ईंधन क्या है, जलाने के काम आता है, जिससे आपको भोजन पकता है। तो ये क्या है, ईंधन है। लेकिन कैसा ईंधन है, जीवाश्म है। जीवाश्म यानी मृत जीवों के अवशेषों से जो बनता है। ठीक है, मृत जीवों के अवशेषों से बनता है कि अवशेष से बना, ये क्या है, ईंधन है। ठीक है, मृत जीवों के अवशेष से बना ये ईंधन है, इसीलिए इसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जान लेते हैं जीवाश्म ईंधन की परिभाषा। कोयला, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस आदि ईंधन का निर्माण, आदि ईंधनों का निर्माण आदि ईंधनों का निर्माण क्या होता है, जीवाश्म से होता है। किससे होता है, जीवाश्म से। जीवाश्म यानी मृत जीवों के अवशेष।
ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो इससे अच्छे से कि जीवाश्म कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधनों का निर्माण जीवाश्म से होता है, ये होगी आपकी जीवाश्म ईंधन की परिभाषा। अब इसीलिए क्या होता है कि मृत, अब थोड़ा ये जान लेते भाई कैसे बनता है, जो प्रोसेस होता है इसके बनने का, जीवाश्म ईंधन के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। आपके मन में भी डाउट होगा भाई कैसे बनता है, आप सोच रहे होंगे कि भाई कैसे बनता है ये, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि कैसे बनेगा। बहुत सारे मृत पेड़ पौधे वो जंतु पृथ्वी में दब कर उच्च ताप व उच्च दाब के कारण किसका निर्माण हुआ, जीवाश्म के कारण जीवाश्म मृत पेड़ पौधे, या कहीं बहुत सारे मृत पेड़ पौधे जंतु पृथ्वी में दब कर उच्च दाब व उच्च ताप के कारण जीव थे के कारण जीवों में, या कहीं जीवाश्म में परिवर्तित होते चले गए, परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, भाई कोयले का निर्माण कैसे हुआ। भाई यहाँ पर बात हम जीवाश्म की कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन जो कि जीवों के अवशेष से बना है, मृत जीवों के अवशेष से, जो कि मर चुके थे, वो जो जीव थे वो क्या कहलाए, जीवाश्म कहलाए। उनसे ईंधन के रूप में अब कौन कौन से ईंधन बने, भाई कोयला थे, बहुत सैकड़ों, बहुत ज्यादा, जिनकी आप संख्या लगा भी नहीं सकते, इतने सारे जीवों के मरने से ये जीवाश्म ईंधन बना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधनों का निर्माण ही जीवाश्म से हुआ है। ठीक है, जीवाश्म यानी आपसे कोई पूछे भाई जीवाश्म का अर्थ क्या होता है, मृत जीवों का अवशेष, मृत जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म। ठीक है, और उनके बनने पर मतलब उनके अवशेषों को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब ये जीवाश्म ईंधन बने कैसे, तो मृत पेड़ पौधे वो जंतु पृथ्वी में दबकर उच्च दाब व उच्च दाब के कारण जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब बात करते हैं भाई कोयला कैसे बना। आप जानते होंगे कि भाई जो कोयला है, जिससे क्या है, खाना बनाने के रूप में आप क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो प्रकृति के अंदर या ऐसा वन था, जंगल थे, जहां पर बहुत सारे क्या रहते थे, जीव रहते थे। वो जीव कैसे थे, सभी सजीव थे। कैसे थे, सजीव थे। और वो क्या हुआ कि वो एक दिन किसी कारणवश, यहाँ पर क्या दिखाया गया आपका कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले हिस्से में कुछ तबाही के कारण, या हम इतना जान लेते हैं अभी तो फिलहाल कि जो बहुत सारे जंतु थे वो उच्च दाब के कारण, आपको उच्च दाब याद रखना है, दाब यानी दबाव,
और ताप यानी बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जीवाश्म परिवर्तित हुए। अब इसमें जान लेते हैं भी यहाँ पर कोयले के बारे में। इसमें बताऊंगी मैं आपको भी कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ये क्या है, जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है कोयला। यहाँ पर लिखो कोयला। कोयला में कोयला आप सभी ने देखा होगा बच्चों कि कोयला कैसा होता है, कठोर होता है। रंग कैसा होता है, काला होता है। तो कोयला कैसा होता है, ये और जो इस पत्थर जैसा काला और कठोर, ऐसा ही होता है ना कोयला। ये है पत्थर जैसा कठोर और काला होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कैसे रंग का होता है, देखिए ये पत्थर जैसा कठोर और काला होता है कोयला। और ये किस काम आता है, तो ये खाना बनाने के काम आता है। ये है ईंधन के रूप में खाना बनाने के काम आता है। यानी इसका इस्तेमाल किस में करते हैं वो भी बता दिया हमने। अब क्या रह गया, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, रेल इंजनों को। रेल इंजन में होता है ना, रेलों को चलाने के लिए इंजन में क्या डाला जाता है भाई, रेल, उसमें कोयले का प्रयोग होता था रेलों को चलाने के लिए। अब तो बहुत सारे जो मशीन से या कोई के इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाले हैं, लेकिन बहुत सी जगह क्या है अब भी कोयले से चल रहे हैं। तो कोयला क्या है, रेलों को चलाने के लिए भी यूज किया जाता था, यानी रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए भी। ठीक है, क्योंकि उनसे क्या बनता था, भाप। इसका तापीय शक्ति संयंत्रों में भी, या कहें कि विद्युत बनाने के लिए जो आप बिजली प्रयोग करते हैं, ठीक है, बिजली बनाने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता, ठीक है, किया जाता है, अब भी होता है। इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता है। भाप बनाने में होता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, विद्युत बनाने के लिए भी होता है ना, तो तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने या विद्युत बनाने की करने में भी किया जाता है, तो ये बात तो हो गई भाई कोयले की। किसकी हो गई भाई, कोयले की हो गई। कोयले का उपयोग किस किस चीज में किया जाता है, यहाँ तक दिख रहा है। ये पत्थर जैसा कठोर और काला होता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे भाई जो कोयला होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में 2-3 बात बताइए, तो आप बताना कि भाई जो कोयला होता है वो पत्थर जैसा होता है, काला होता है, बहुत ज्यादा टाइट यानी कठोर होता है। और दूसरी बात बताओ, इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए भी किया जाता है। और तापीय संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, या कहें कि बिजली बनाने के लिए किया जाता है।
तो ये 4 पॉइंट हो गए। आगे चलते हैं भी कोयले की कहानी। कोयले की कहानी का अर्थ है कोयला किस प्रकार से बना उसके बारे में, कि किस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम जानेंगे, कहानी है छोटी सी, कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी निचले जलीय स्तरों में घने वन थे। जो पृथ्वी का जो निचला स्तर था, ठीक है, जो स्थल था, वहां पर बहुत सारे वन थे और वहां पर क्या है, वो जलीय भाग था, ठीक है, जल में थे। तो वहां पर क्या हुआ, जलीय क्षेत्रों में बहुत घने वन थे और वहां पर, और ये बात कब की है आपको याद रखना है, 300 मिलियन वर्ष पूर्व। कितनी है, 300 मिलियन, ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। और यहाँ पर उस समय क्या हुआ था कि जो जलीय भाग था, पृथ्वी का जो निचला हिस्सा था, नीचे वाला हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा पानी था, वहां पर बहुत सारे वन थे और वहां पर क्या हुआ, यानी जलीय क्षेत्रों में घने वन, जो बाढ़ जैसे या प्राकृतिक उपक्रमों के कारण, या तो बाढ़ आई होगी बहुत ज्यादा, जिसके कारण वो सारे जो पेड़ थे वो क्या हो गए, दब गए। प्रक्रमण के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, या कह सकते हैं भूकंप, बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा, ठीक है। जो आप कह रहे हो भूकंप है, जैसे हमने आपको बताया भूकंप, बाढ़, या इसके अलावा और भी ऑप्शन है जैसे प्राकृतिक आपदा कहते। तो प्राकृतिक आपदा के में ये हो गया, कोई भी ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण क्या हुआ, वो सारे जो वन थे वो एकदम से जो मिट्टी के नीचे धंस गए। अब वो वन में बहुत सारे जीव थे, ठीक है, वो भी क्या है, उसी जमीन में, उस मृदा में, उस मिट्टी में क्या हो गए, धंसते चले गए और नीचे दबे। फिर उसके ऊपर और मिट्टी आती गई, बह बह के आती है ना इस तरीके से, तो बहुत सारी मिट्टियां उसके ऊपर दबती, तो वो जो नीचे जो वन थे और उनमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे वो सब दब गए, वो जीव दब गए। तो उसके कारण क्या हुआ, धीरे 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 और धंसते चले गए जमीन में, उन पर दबाव इस प्रकार से बढ़ता चला गया, तो बहुत ज्यादा दबाव उन पर हुआ, यानी दाब, ठीक है। और नीचे जाने पर क्या हुआ, नीचे बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्या था, बहुत ज्यादा गहरे, अगर नीचे वाले स्थान के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब दब गए बहुत नीचे, तो वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा ताप बढ़ने के कारण क्या हुआ, उच्च दाब हुआ, उच्च ताप के कारण। यहाँ पर कोयले का निर्माण पढ़ा जा रहा है। कोयले का निर्माण कब हुआ, 300 मिलियन वर्ष, ठीक है, 300 मिलियन वर्ष पहले की बात है। बहुत कहां पर, जलीय क्षेत्रों में, पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में क्या थे, बहुत सारे क्षेत्रों में घने वन थे, जो किसी प्राकृतिक आपदा, या हम कह दें कि भाई बाढ़, भूकंप, ये भी हो सकता है कि बाढ़ आई हो, भूकंप आए हो, या ऐसा भी हो सकता है हम जो सोच ही नहीं रहे, या के अलावा कुछ ऐसी घटना घटित हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई प्रकृति ने किया होगा कुछ, तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ, ये जो वन थे वो जमीन के नीचे, वो मिट्टी के नीचे धंसते चले गए, क्या हुआ, मिट्टी के नीचे दब गए, मृदा के नीचे दब गए।
दब गए, उसके कारण क्या हुआ, जैसे जैसे गहरे होते गए, जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, अब ये दब गए को इसके ऊपर और मिट्टी आती गई, मिट्टी आती गई, तो ये क्या हो गए, गहराई में चले गए। कहाँ चले गए, नीचे गहराई में चले गए। और गहराई में वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा ताप था, ठीक है। और ताप के कारण क्या हुआ, यानी ताप भी बढ़ता गया। यहाँ पर दो चीज बढ़ी, पहले बढ़ी थी गहराई, पहले क्या बढ़ी थी, गहराई बढ़ी थी, गहराई होगी, इसके ऊपर मिट्टी। दूसरा हुआ था कि यहाँ पर ताप भी बढ़ा, ठीक है। भाई नीचे जमीन के नीचे क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ताप है, और इतना टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या हुआ होगा कि उच्च दाब व उच्च ताप के कारण जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे उच्च दाब व उच्च ताप के कारण पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में, किसमें, कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में परिवर्तित हो गए। इसलिए कहते हैं कि कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इसलिए कहते हैं ना कोयले में क्या पाया जाता है, इसीलिए कोयले में कार्बन होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई भाई, इसलिए क्या है, इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। अब है कार्बनीकरण किसे कहते हैं, कोयले को जीवाश्म कहते हैं, ये भी जान लिया भाई। अब है कार्बनीकरण, कार्बनीकरण का यानी मृत वनस्पति धीमे प्रक्रम के कारण। ये धीमे प्रक्रम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हुआ था कोयला बनने का वो बहुत ही धीरे, जिसे वो धीरे धीरे ये थोड़ी आज ये घटना घटित हुई और कुछ साल के बाद तो ऐसी जो कोयला है वो बनकर तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, धीमे प्रक्रम के कारण यहाँ पर इसमें कार्बन की मात्रा हुई, ठीक है। इसे ही धीमे प्रक्रम के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए, कोयले में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो इसे ही क्या कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। यहाँ पर लिख लो आप, कार्बनीकरण किसे कहेंगे, कार्बनीकरण मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित हो गए, परिवर्तित होने पर परिवर्तन, इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। तो बच्चों हमने आज की क्लास में पढ़ा, जो आपको मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको बताया कोयले का निर्माण, इसे अच्छे से याद करिए, क्योंकि कोयले के बारे में हमने इसमें 4 पॉइंट जाने थे, उन पॉइंटों को अच्छे से याद करिए। उसके बाद ये जानिए कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ। कोयला का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसमें पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में जो बहुत सारे वन थे वो बाढ़ भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो जो वन थे के कारण वन मृदा के नीचे दब गए और गहराई में दबते चले गए।
गहराई में दबने के कारण वहां पर ताप ज्यादा था। ठीक है, गहराई में दबते गए जिसके कारण वहां पर ताप बहुत अधिक और गहराई में बहुत ज्यादा ताप था। उच्च दाब व उच्च ताप के कारण जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में क्या होता है, कार्बनीकरण होता है। इन पॉइंटों को आप इस तरीके से पॉइंट बना के याद करेंगे तो आपको ये जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है कोयले की कहानी। ठीक है, ये 8 पॉइंट आप अच्छे से याद करिए। यहाँ पर कार्बनीकरण, क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे प्रक्रम की बात हुई है उसके कारण इसमें कार्बन की मात्रा आई। तो कार्बनीकरण कैसे कहते हैं, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को, कोयले में जो परिवर्तन हुआ, जो जीवाश्म थे, वो जो पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, वो कोयले में बदल गए, वो भी धीमे प्रक्रम के कारण, उसे कहते हैं कार्बनीकरण। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे क्लास के लिए नेक्स्ट दिन देखें।